फुटबॉल की दुनिया में कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनके आने के बाद गेम पहले की तरह नहीं रहता है। फ्रांज बेकनबावर उन्हीं लोगों में से एक थे। उन्हें लोग डेर काइजर कहते थे, यानी द एम्परर, क्योंकि मैदान पर उनका अंदाज किसी सम्राट से कम नहीं था। वो सिर्फ एक डिफेंडर नहीं थे, वो गेम को पढ़ते थे, उसे कंट्रोल करते थे और अपनी मर्जी से उसकी दिशा बदल देते थे। पेले, मैराडोना और योहान क्राइफ की तरह बेकनबावर भी उन चुनिंदा प्लेयर्स में से थे जिन्होंने एक पूरी जनरेशन को प्रभावित किया। उन्होंने डिफेंडर्स की भूमिका को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, जर्मनी को वर्ल्ड कप जिताया, सिर्फ एक प्लेयर के तौर पे नहीं बल्कि एक कोच के तौर पे भी। इसके साथ ही बायर्न म्यूनिख, जिसे आज दुनिया की सबसे बेहतरीन क्लब में से एक माना जाता है, वो दुनिया के सबसे बड़े क्लब्स में बदलने में अहम रोल निभाया। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम उसी प्लेयर का किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसे फुटबॉल फैंस सबसे महान डिफेंडर मानते हैं। पाउलो माल्दिनी और सर्जियो रामोस को भी कुछ फैंस मानते हैं, लेकिन बेकनबावर सबसे अलग थे। अब वो कैसे थे, आइए जानते हैं। फ्रांज बेकनबावर का जन्म 11 सितंबर 1945 को जर्मनी के म्यूनिख शहर में हुआ। ये वही दौर था जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था और जर्मनी बुरी तरीके से तबाह था। देश को एक नए हीरो की तलाश थी। 1954 में वेस्ट जर्मनी ने हंगरी को हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया। उस जीत को आज भी मिरेकल ऑफ द बर्न कहा जाता है। उस समय बेकनबावर सिर्फ 8 साल के थे, लेकिन उसी जीत ने उनके अंदर फुटबॉल का सपना जगा दिया था। उन्होंने अपने घर के पास एक छोटे क्लब एफसी म्यूनिख 1906 से खेलना शुरू किया। शुरुआत से ही साफ था कि वो बाकी बच्चों से काफ़ी अलग थे। उनके पास बॉल को समझने की जो क्षमता थी वो बाकियों से काफ़ी अलग थी, गेम को पढ़ने की जो क्षमता थी, और सबसे बड़ी बात कि उनके अंदर प्रेशर में भी शांत रहने की एक अलग सी ताकत थी। दिलचस्प बात यह है कि बेकनबावर बचपन में बायर्न म्यूनिख के फैन भी नहीं थे। वो म्यूनिख 1860 को पसंद करते थे। मतलब एक ही शहर में आपको कई अलग अलग क्लब्स देखने को मिलते हैं, तो उसमें बायर्न म्यूनिख के तब वो फैन नहीं हुआ करते थे। जैसे अभी आप मैनचेस्टर में मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी को देखते हैं, मैड्रिड में एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड को देखते हैं, वैसे ही वहाँ सिर्फ बायर्न म्यूनिख नहीं थी, वहाँ पे जो दूसरे क्लब्स थे यानी कि म्यूनिख 1860 उसको वो पसंद किया करते थे। द हिंदू में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक एक जूनियर मैच के दौरान विरोधी टीम के एक प्लेयर ने उन्हें मुक्का मार दिया था। बेकनबावर को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने फैसला कर दिया कि अब वो उस क्लब से कभी भी नहीं जुड़ेंगे। उन्होंने बायर्न म्यूनिख का रास्ता चुना। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये फैसला आगे चलकर फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा रिश्ता बनने वाला है। कुछ साल बाद वो बायर्न की सीनियर टीम में पहुंच गए। उस समय बायर्न जर्मनी का सबसे बड़ा क्लब नहीं था, लेकिन बेकनबावर, सेप मायर और गर्ड म्यूलर जैसे प्लेयर्स की जनरेशन ने सब कुछ बदल दिया। 1965 में बायर्न म्यूनिख बुंडेसलीगा में पहुंचा और इसके बाद क्लब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेकनबावर शुरुआत में मिडफील्डर के तौर पे खेलते थे। उनके पास शानदार विजन था, लॉन्ग पास देने की जो कला थी वो बाकियों से काफ़ी अलग थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसा रोल निभाना शुरू किया जो फुटबॉल में बहुत कम देखने को मिला था। वो डिफेंस में रहते थे, लेकिन सिर्फ डिफेंड नहीं किया करते थे, वो पीछे से गेम बनाते थे, गेंद को लेकर आगे बढ़ते थे, अटैक शुरू करते थे। यानी कि उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी जो थी वो बाकी डिफेंडर्स से काफ़ी अलग थी। अभी के जनरेशन में आप देखेंगे तो बेस्टोनी आपको एक ऐसे प्लेयर नजर आते हैं जिनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी एज ए डिफेंडर काफ़ी शानदार है। इस रोल को बाद में लिबेरो या फिर स्वीपर कहा जाने लगा। कई लोगों ने ये रोल पहले भी खेला था, लेकिन जिस लेवल पर बेकनबावर ने इसे पहुंचा दिया वहां तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। वो सिर्फ एक डिफेंडर नहीं थे, वो प्ले मेकर भी थे। इसलिए अक्सर उन्हें डिफेंस का नंबर 10 कहा जाता है। एक ऐसा पोजीशन जो मॉडर्न फुटबॉल में अब आपको बहुत कम देखने को मिलता है। कई लोग इस पर डिबेट भी करते हैं कि अब नंबर 10 वाला जो फुटबॉल है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। खैर, इस पे तो बाद में कोई और किस्सा आपको सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल वापस बेकनबावर के किस्से पे आते हैं। 1970 के दशक तक बेकनबावर दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स में शामिल हो चुके थे। उनके खेल में एक अलग ही एलिगेंस थी। मशहूर लेखक
एडवर्डो गोलियानो ने एक बार लिखा था कि जब बेकेनबावर मैदान पर चलते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई शतरंज का ग्रैंड मास्टर अपने मोहरे चल रहा हो। उन्हें टैकल करने की जरूरत नहीं होती थी, वो पहले से ही समझ जाते थे कि जो अटैकर है वो बॉल कहाँ लेकर जाएगा। उनके पास टाइमिंग थी, पोजिशनिंग थी और उनका फुटबॉल ब्रेन शायद अपने जनरेशन में सबसे बेहतरीन था। इसी वजह से उन्हें डेर काइजर कहा जाने लगा, यानी कि सम्राट, क्योंकि मैदान पर उनका कंट्रोल किसी राजा से कम नहीं था। 1966 का वर्ल्ड कप बेकेनबावर का पहला बड़ा टूर्नामेंट था। वो सिर्फ 20 साल के थे, लेकिन उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। स्विट्जरलैंड के खिलाफ 2 गोल किए, सोवियत संघ के खिलाफ भी गोल किया और वेस्ट जर्मनी फाइनल तक पहुंच गया। फाइनल में सामने था इंग्लैंड। जर्मनी ये मैच हार गया, लेकिन दुनिया को नया सुपरस्टार मिल चुका था। 4 साल बाद 1970 वर्ल्ड कप में बेकेनबावर और भी बड़े प्लेयर बन चुके थे। इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में उन्होंने टीम को शानदार वापसी कराई, लेकिन असली कहानी सेमीफाइनल में लिखी गई। इटली और वेस्ट जर्मनी के बीच 1970 का सेमीफाइनल आज भी गेम ऑफ द सेंचुरी कहलाता है। मैच के दौरान एक टक्कर में बेकेनबावर का कंधा जो है वो डिसलोकेट हो गया था। डॉक्टर्स ने उन्हें मैदान से बाहर रहने को कहा, लेकिन जर्मनी के पास सब्स्टिट्यूशन जो है वो खत्म हो चुका था। ऐसे में बेकेनबावर ने मैदान से दूर जाने से इनकार कर दिया। उनका हाथ स्लिंग में बांध दिया गया था, यानी कि आप जब वीडियो देखेंगे तो एक धागे में वो बंधा हुआ था और वो पूरे मैच में खेलते रहे। सोचिए, एक प्लेयर जिसका कंधा बुरी तरीके से डिसलोकेट हो चुका हो, वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में खेल रहा था। जर्मनी मैच हार गया, लेकिन बेकेनबावर की इमेज एक योद्धा की तरह बन गई। लोगों को समझ आ गया था कि ये प्लेयर सिर्फ खूबसूरत फुटबॉल नहीं खेलता, बल्कि दर्द से भी लड़ना जानता है। 1974 वर्ल्ड कप बेकेनबावर के करियर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। टूर्नामेंट जर्मनी में हो रहा था और कप्तान जो है वो बेकेनबावर ही थे। सामने योहान क्राइफ का नेदरलैंड्स। उस समय डच टीम का टोटल फुटबॉल पूरी दुनिया को हैरान कर रहा था। बहुत से लोग मान चुके थे कि क्राइफ जो है वो नेदरलैंड्स को ट्रॉफी जिता देंगे, लेकिन फाइनल में जर्मनी ने बेहतरीन वापसी की और 2-1 से जीत हासिल की। और जब बेकेनबावर ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई, तब वो सिर्फ जर्मनी के कप्तान नहीं थे, वो उस जनरेशन के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर बन चुके थे। उस दौर में उन्होंने बायर्न म्यूनिख के साथ लगातार 3 यूरोपीय कप भी जीते, यानी कि चैंपियंस लीग जिसे अब कहा जाता है, वो 3 बार लगातार जीता। अभी हाल ही में रियल मैड्रिड ने ये कारनामा किया था। ये उपलब्धि आज भी फुटबॉल इतिहास के सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाती है। बायर्न म्यूनिख में उनके साथ सेप मायर, गर्ड म्यूलर, उली हेनेस और बाद में कार्ल हाइंज रूमिनेक जैसे प्लेयर्स थे, लेकिन टीम का चेहरा हमेशा बेकेनबावर ही रहे। उन्होंने क्लब को 4 बुंडेसलीगा और कई और बड़े खिताब दिलाए, 2 बार बैलन ड'ओर जीता, जर्मन फुटबॉलर ऑफ द ईयर बने और धीरे धीरे वो सिर्फ प्लेयर नहीं बल्कि एक नेशनल सिंबल बन गए। अमेरिका में न्यूयॉर्क कॉस्मोस के लिए भी उन्होंने खेला, जहां उनके साथ पेले भी थे। 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट के 2 महान प्लेयर्स एक साथ एक ही टीम में थे। फुटबॉल का ग्लैमर शायद उस दौर में अपने चरम पे था। 1983 में उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, लेकिन कहानी वहीं पे खत्म नहीं हुई। कुछ लोग महान खिलाड़ी बनते हैं तो कुछ लोग महान कोच बन जाते हैं। बेकेनबावर दोनों बने। 1984 में उन्हें वेस्ट जर्मनी का कोच बना दिया गया। कोचिंग का अनुभव उनका ज्यादा नहीं था, लेकिन फुटबॉल की समझ किसी से भी कम नहीं थी। 1986 वर्ल्ड कप में वो टीम को फाइनल तक ले गए। वहां डिएगो मैराडोना की अर्जेंटीना ने उन्हें हरा दिया। 4 साल बाद 1990 वर्ल्ड कप में फिर वही अर्जेंटीना सामने थी और इस बार बेकेनबावर ने अपना बदला पूरा कर लिया। वेस्ट जर्मनी ने फाइनल जीता और बेकेनबावर दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो गए जिन्होंने बतौर प्लेयर और बतौर कोच दोनों में वर्ल्ड कप जीता। इसके बाद उन्होंने बायर्न म्यूनिख के साथ एडमिनिस्ट्रेशन और कोचिंग दोनों में काम किया। क्लब को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन उनकी जिंदगी का ये हिस्सा विवादों से भी भरा रहा। 2006 वर्ल्ड कप की मेजबानी और फीफा राजनीति को लेकर उन पर कई तरीकों के सवाल उठे, जांच भी हुई, कई तरीकों के आरोप लगे और कई लोगों का मानना है कि इससे उनकी इमेज को काफी नुकसान भी पहुंचा। लेकिन मैदान के अंदर उन्होंने जो किया था उसे कोई भुला नहीं सका। फुटबॉल इतिहास में उनका स्थान जो है वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। 7 जनवरी 2024 को फ्रांज बेकेनबावर इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी उम्र सिर्फ 78 साल थी। खबर आई तो पूरी फुटबॉल दुनिया रुक सी गई, क्योंकि सिर्फ एक महान प्लेयर ही नहीं गया था,
एक ऐसा एरा खत्म हो गया था जहां एक प्लेयर ने पूरी फुटबॉल की दुनिया को एक अलग लेवल की डिफेंडिंग दिखाई। वो ऐसे प्लेयर थे जिसने डिफेंडिंग की डेफिनेशन को बदल दिया, जिसने जर्मनी को वर्ल्ड कप जिताया, जिसने बायर्न म्यूनिख को सुपर पावर बना दिया, जिसने दुनिया को दिखाया कि फुटबॉल सिर्फ ताकत का खेल नहीं है बल्कि दिमाग का भी खेल है। आज भी जब भी कोई सेंटर बैक जो है वो बॉल लेकर मिडफील्ड में जाता है, जब कोई डिफेंडर गेम को कंट्रोल करता है और जब कोई कप्तान पूरे मैच की दिशा बदल देता है, तो कहीं ना कहीं उसमें फ्रांज बेकनबावर की झलक दिखाई देती है। और शायद किसी प्लेयर की सबसे बड़ी विरासत वही होती है, क्योंकि ट्रॉफीज जो है वो अलमारी में रह जाती है, मेडल धूल खा जाते हैं, लेकिन खेल पर छोड़ा गया इस तरीके का असर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहता है। और इसी वजह से फ्रांज बेकनबावर सिर्फ जर्मनी के नहीं बल्कि फुटबॉल इतिहास के सम्राट कहलाते हैं। डेर काइजर, एक ऐसा नाम जिसे फुटबॉल कभी भी नहीं भूल पाएगा। तो ये थी बेकनबावर की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।